जब एपोकैलिप्स शुरू हुआ तो लोग ज़ॉम्बी बनने लगे और हर तरफ अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स निकल आए। लेकिन इस पूरे केओस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे एक मिस्टीरियस टोकन मिला था। एक ऐसा टोकन जो मुझे एक ऐसे प्रिजन का एक्सेस देता था जो पावरफुल मॉन्स्टर्स से भरा हुआ था, और वो सब मुझे सर्व करने के लिए मजबूर थे। इतना ही नहीं, उस प्रिजन के अंदर मैं ऐसे रिसोर्सेज जमा कर सकता था जो कभी खराब नहीं होते, जिंदा जानवरों को रख सकता था, और यहाँ तक कि बाहर के एपोकैलिप्स की टेंशन लिए बिना खेती भी कर सकता था। लेकिन ये सब बहुत जल्द खत्म हो गया जब मेरी गर्लफ्रेंड और मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया और वो टोकन मुझसे छीन लिया जिन पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया। उन्हीं ने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। वो मुझ पर हंस रहे थे, मुझे किसी कचरे की तरह लाते मार रहे थे। फिर उन्होंने मुझ पर गैसोलीन डाला और मुझे आग लगा दी। उन कमीनों को लगा कि वो आराम से बच निकलेंगे, लेकिन मैं आग की लपटों में जलते हुए यूनिवर्स से एक दूसरे मौके की भीख मांग रहा था। और यकीन मानो, मुझे वो मौका मिल भी गया। मैं टाइम में वापस आ गया था, ठीक एपोकैलिप्स शुरू होने से पहले। ये देखकर कि दुनिया अभी भी शांत है और आने वाले खतरे से अनजान है, मैंने ठान लिया कि मैं अपनी गलतियों को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मेरा सबसे पहला काम उस टॉक्सिक और अटेंशन सीकिंग गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करना था, जिसने मुझे धोखा दिया था। अब आजाद होकर मैं एक नई शुरुआत के लिए तैयार था। उस तरफ रोलेन के घर पर वो गुस्से में अपना फोन फेंक रही थी, क्योंकि मैंने उसका फोन काट कर उसे ब्लॉक कर दिया। उसके बेड पर लेटा हुआ शीजुन कह रहा था कि शायद मुझे उनके सीक्रेट रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है। लेकिन रोलैंड को पूरा यकीन था कि मैं एक नंबर का बेवकूफ हूँ। वो मान रही थी कि मैं बस पागलों की तरह बिहेव कर रहा हूँ और आखिरकार गिड़गिड़ाता हुआ उसी के पास वापस आऊंगा। उसका प्लान था कि जब मैं वापस जाऊंगा तो वो मुझसे वो टोकन मांग लेगी। सीन शिफ्ट हुआ मेरी बहन पर। मेरी आंखों में एक अजीब सा बदलाव देखकर उसने पूछा कि आखिर मुझे हुआ क्या है। मैंने बस इतना पूछा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? और उसने कॉन्फिडेंस से सिर हिला दिया। उसने मुझे याद दिलाया कि कैसे हम दोनों हमेशा एक दूसरे पर ही डिपेंड करते आए हैं। उसने मुझे गले लगा लिया और यकीन दिलाया कि उसका भरोसा अनकंडीशनल है। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे तुरंत अपना सामान पैक करके मेरे साथ घर वापस चलने को कहा। वो मुस्कुराते हुए बिना कोई सवाल किए। मैंने ठान लिया था कि मैं यून को जिंदा बचाकर रहूंगा। बाद में वो खानदानी टोकन मेरे हाथ में था, देखने में काफी मामूली। सडनली मेरी आंखों में जल रही आग उस टोकन में समा गई और उसने मुझे अपनी गहराइयों में खींच लिया। मैंने खुद को 6 महान नरकों के सामने खड़ा पाया, जो खूंखार मॉन्स्टर्स से घिरे हुए थे और चारों तरफ दहशत का माहौल था। मैंने नोटिस किया कि उस स्ट्रक्चर के चारों ओर बिजली कड़क रही थी, जो अंदर कैट डीमंस को काबू में रखे हुए थी। पास में एक परछाई देखकर मैंने पूछा, कौन हो तुम? उसने खुद को सुदाजी बताया और मुझे नर्क प्रिजन का वार्डन कहकर बुलाया। सुदाजी ने एक्सप्लेन किया कि हजारों लाखों साल पहले इमोर्टल एम्परर ने 12 इमोर्टल्स को इकट्ठा करके डीमन सप्रेसिंग टावर बनाया था। यही स्ट्रक्चर, ये 6 महान नर्क हैं। सदियों से अनगिनत खूंखार जानवरों और पापी देवताओं को उनके गुनाहों के लिए यहाँ कैद किया गया। वो बोली कि मेरे हाथ में जो टोकन है वो इन दरवाजों की चाबी है। और तब मुझे समझ आया कि वो मुझे वार्डन क्यों बुला रही थी। उसके कहने पर मैं कैदियों को देखने के लिए प्रिजन के अंदर गया। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, जला देने वाली बिजली हमारी तरफ लपकी। सुदाजी चिल्लाई, लेकिन मेरी आंखों की आग ने हम दोनों को बचा लिया। इम्प्रेस होकर उसने मेरा चेहरा छुआ और बोली कि मेरी आंखें नेदर फायर सीड हैं। इसी पावर ने मुझे अंडरवर्ल्ड में मरने के बाद अपनी जिंदगी रीस्टार्ट करने का मौका दिया। जब मैंने पूछा कि क्या अपने आखिरी पलों में मैंने उसी की आवाज सुनी थी, तो उसने बताया कि ग्रेट हेल की गाइड स्पिरिट होने के नाते बेस लेविंस हैज सेंट वो मुझे विलेंस के हाथों मरते हुए नहीं देख सकती थी। मौत के वक्त मेरी आत्मा को वापस टाइम में भेज दिया। अब मुझे एहसास हुआ कि यही मेरे पुनर्जन्म का कारण था। भले ही एपोकैलिप्स सिर पर था, लेकिन मैं अपनी पावर्स पहले ही अवेकन कर चुका था और भविष्य बदलने के लिए पूरी तरह तैयार था। सुदाजी ने बताया कि 6 महान नर्क मेरी सोल पावर के हिसाब से लेयर्स में बटे हुए हैं। फिलहाल मैं सिर्फ सबसे निचले लेवल को ही एक्सेस कर सकता हूँ। अभी जो अकेली सेल चमक रही थी उसमें ब्लैक बेयर डीमन कैट था। मैं उसे तुरंत पहचान गया। ये वही जानवर था जिस पर शीजुन ने मेरी पिछली जिंदगी में सवारी की थी। भालू पहले तो गुस्से से रिएक्ट करता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि मैं वार्डन हूँ, वो तुरंत एक क्यूट और पालतू जानवर की तरह बिहेव करने लगता है। वो मेरी तारीफ करते हुए कहता है कि वो मेरा हजारों सालों से इंतजार कर रहा था। पास ही एक और खतरनाक मॉन्स्टर मेरा मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसे एक ऐसे वार्डन में कुछ खास नहीं दिखता जो पूरी तरह से एक टोकन पर निर्भर हो। मैंने उसके ताने को इग्नोर किया और इन दीवारों के पीछे कैद लेजेंडरी मॉन्स्टर्स को देखकर हैरान रह गया। सुदाजी ने मॉन्स्टर वर्ल्ड की हायरार्की समझाई, सोल्जर, जनरल, कमांडर, किंग, सेज और उससे भी आगे, क्योंकि मैं अभी सबसे निचले लेवल पर हूँ। मैं सिर्फ जनरल लेवल के क्रिमिनल्स को ही अनलॉक कर सकता हूँ। ऊपर के फ्लोर्स पर और भी ज्यादा भयानक मॉन्स्टर्स कैद हैं, जिनमें लेडी नुआ भी शामिल है, जो कभी एक गॉड लेवल बीइंग थी।
मुझे इस प्रिजन की ताकत को देखकर झटका लगा। अगर जनरल लेवल के मॉन्स्टर्स इतने पावरफुल हैं, तो मैं सोच भी नहीं सकता कि टॉप फ्लोर पर बैठे लोग कितने ताकतवर होंगे। मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस की लहर दौड़ गई, ये जानकर कि ये सभी मॉन्स्टर्स मेरी ताकत बनेंगे असली दुनिया में वापस आकर। मैंने आने वाले केओस की तैयारी शुरू कर दी। 3 दिनों में जब देवता उतरेंगे, मैं अपना शिकार शुरू करूंगा। मुझे याद आया कि मेरी पिछली जिंदगी में किसी को इसी मार्केट में बाइंडिंग इमोर्टल रोप मिली थी और वो एक पावरफुल एबिलिटी यूजर बन गया था। अगर मेरी याददाश्त सही है तो वो खजाना अभी भी यही कहीं छिपा है, अपने नीरव फायर सूट की वजह से। मुझे एक एंटिक पीस से एनर्जी निकलती हुई दिखाई दी। तभी मेरी नजर एक सूट पहने आदमी पर पड़ी जिसका नाम सोंग तियान था। सोंग फैमिली का हेड और शीजुन का बाप। उसके साथ एक बुजुर्ग हुआंग भी था जो एक एंटिक अप्रेजर था। सोंग तियान ने मुझे दूर से देखा और सोचा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। उसे याद आया कि उसने शीजुन को काम के दोस्त बनाने की सलाह दी थी और शीजुन ने मुझे एक ऐसा बेवकूफ बताया था जिसे मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। सोंग तियान अभी ये सब सोच ही रहा था कि एल्डर हुआंग ने पूछ लिया क्या कुछ गड़बड़ है और सजेस्ट किया कि वो एल्डर की एक्सपर्टीज के हिसाब से एंटिक्स ढूंढना जारी रखें। एल्डर हुआंग ने कहा कि एंटिक्स परखना ही उनका इकलौता स्किल है, लेकिन अफसोस कि यहाँ मौजूद ज्यादातर आइटम्स सिर्फ मामूली क्राफ्ट्स हैं। सोंग को याद आता कि एक पूजा के बाद उसे अपने पूर्वजों के सपने आने लगे थे जो उसे एंटिक्स खोजने के लिए इंस्ट्रक्ट कर रहे थे। इसी वजह से उसने एल्डर हुआंग को बुलाया था क्योंकि वो किसी भी हाल में सफल होना चाहता था। तभी एल्डर हुआंग चारों ओर देखते हैं और अचानक चिल्लाते हैं, मिल गया। लेकिन इससे पहले कि वो उस आइटम को उठा पाते, हमारे हीरो शियान ने उस पर हाथ रख दिया और दुकानदार से उसका प्राइस पूछा। दुकानदार एक्सप्लेन करता है कि ये मिंग डायनेस्टी का एक खास बर्तन है और उसके 10,000 वेन मांगता है। ये सुनते ही हमारा बंदा एकदम शॉक में चला जाता है और कहता है 10,000, ये तो बहुत ज्यादा है। वो उस एंटिक को ध्यान से देखता है। दुकानदार को उस पर बना एक क्रैक दिखाता है 10 टाइम्स के इजिंगे तेज के लिए और बताता है कि कैसे वो एक टूटी हुई रस्सी से बंधा हुआ है। शियान दावा करता है कि ये बस एक नॉर्मल क्राफ्ट है जिसकी कीमत मुश्किल से 100 युआन होगी। दुकानदार ये सुनकर आग बबूला हो जाता है। वो एंटिक वापस छीन लेता है और हमारे हीरो को उसका टाइम वेस्ट करने के लिए वहां से जाने को कहता है। एल्डर हुआंग दुकानदार से पूछता है कि क्या वो एक नजर देख सकता है और वो और सोंग दोनों उस बर्तन को इंस्पेक्ट करने लगते हैं। इसी बीच क्योंकि जो उसे असल में चाहिए था वो उसे मिल चुका था, वो मन ही मन सोचता है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि वो छोटी सी रस्सी असल में एक जादुई खजाना है, द बाइंडिंग इमोर्टल रोप। हमारा हीरो उस रस्सी को अपनी जेब में डाल लेता है और उसे याद आता है कि कैसे उसकी पिछली जिंदगी में सोम फैमिली ने उसकी बहन को पकड़ लिया था। उन्होंने सिर्फ उसका टोकन ही नहीं छीना बल्कि उसकी बहन को एक खूनी बलि के तौर पर इस्तेमाल किया था। वो ठान लेता है कि इस बार वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा।